अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी न्यू बुक एसटीपीपी की हमने स्टार्ट की हुई है सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की फर्स्ट ईयर बायोलॉजी की। और इसमें हम चैप्टर नंबर 1 विच इज़ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने कुछ इंट्रोडक्शन दिया था, बायोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन समझाया था और सेल की कंपोजिशन पढ़ी थी। आज हम जो टॉपिक्स रह गए थे हमारे रिमेनिंग उसको कंप्लीट करेंगे और समझेंगे। तो हमने सेल की कंपोजिशन पढ़ ली थी और इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री पढ़ लिया था। उसके आगे से आज स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स तक, यानी ये सारे जो बायो मॉलिक्यूल्स हैं लास्ट वीडियो लेक्चर को आप देख सकते हैं। मतलब इस वीडियो को देखने से पहले आप लास्ट लेक्चर ज़रूर देख लें ताकि आपको हर चीज़ क्लियर हो जाए। तो यहाँ तक पढ़ लिया था। अब यहाँ से हमने स्टार्ट करना है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स यानी बायो मॉलिक्यूल्स, उनके यूनिट्स और उनके लिंकेजेस। तो देखें, ये बायो मॉलिक्यूल्स दिए हैं आपको, जो मैंने बताए थे आपको। ये सारे के सारे बायो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड एंड कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। उसके अलावा इनकी यूनिट्स हैं और लिंकेजेस हैं। अच्छा, जो बायो मॉलिक्यूल्स होते हैं मेजर मॉलिक्यूल्स होते हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, और ये कुछ छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। जैसे आपको पता है, अगर हम बात करें वॉल की, एक पूरी वॉल जो आप अपने घरों में देखते हैं, अपने आसपास देख रहे होते हैं, तो वो वॉल कुछ छोटे ब्लॉक से बनी होती है। जब आपने कंस्ट्रक्शन वगैरह देखी होगी कहीं पे, तो आप देख रहे होते हैं कि पहले वो ब्लॉक्स रख रहे होते हैं, ठीक है। जब वो ब्लॉक्स पूरे हो जाते हैं और उसके बाद कंप्लीट जो है वो एक वॉल बन रही होती है। सिमिलरली ये जो बायो मॉलिक्यूल्स होते हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये बने होते हैं कुछ यूनिट से, ठीक है। कुछ छोटे छोटे सब यूनिट से बने होते हैं और इन यूनिट्स के अंदर फिर कुल लिंकेजेस होती हैं। यानी यूनिट्स अगर मिलेंगे, बनेंगे, वो जो ब्लॉक्स आपस में मिल रहे होते हैं, बन रहे होते हैं, उनको सिर्फ सिंपल रख तो नहीं दिया जाता ना, उनके साथ कोई ना कोई मटीरियल, जैसे आपने देखा होगा सीमेंट वगैरह, उससे अटैच किया जाता है। तो वो जो सीमेंट वगैरह है वो ये लिंकेजेस हो गई, और जिनसे मिलके वो बने, जिसको आप ब्लॉक कहते हैं, वो ये यूनिट्स है, ठीक है। और जो पूरी वॉल बनी है ये बायोमॉलिक्यूल्स कहलाएगी। जस्ट एक आपको चीज़ें क्लियर करने के लिए एग्जाम्पल से ही चीज़ें समझ आती हैं। तो अब जो जितने भी हमारे पास बायोमॉलिक्यूल्स हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, मेजर मॉलिक्यूल्स हैं, तो वो कुछ यूनिट से मिलकर बने हैं। तो ये हमने डिस्कस करना है। और अगर आप में से कोई जो प्री मेडिकल में इंटरेस्टेड है, एमबीबीएस या बीडीएस में, ठीक है, इंशाल्लाह इस ईयर या नेक्स्ट ईयर जो भी आप लोग अगर देना चाह रहे हैं, तो उसके लिए ये जो चार्ट आपको बने हुए हैं ना बुक्स के अंदर, वो बहुत हेल्पफुल रहता है। मतलब ये चार्ट्स ही होते हैं जो आपकी टेस्ट में आ रहे होते हैं, जो एंट्री टेस्ट आप लोग देते हैं उसके अंदर आ रहे होते हैं। तो इन चार्ट्स को बहुत ज़्यादा आपने इंपॉर्टेंस देनी है। ये जो चार्ट्स आपको नज़र आते हैं, ये वाला चार्ट हो गया, ये वाला चार्ट हो गया, ये जो टेबल्स हैं, ये बहुत अच्छे तरीके से आपने याद रखने हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो अब इनके ये जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, बायो मॉलिक्यूल्स हैं, इनके यूनिट्स देख लेते हैं और फिर ये यूनिट्स किन के साथ जुड़े हैं उनकी लिंकेजेस देख लेते हैं। इनको सिर्फ सिंपल आपने याद रखना है। जैसे जैसे फिर हम आगे पढ़ते जाएंगे चैप्टर्स में, डेप्थ में जाएंगे, तो ये आपको फिर समझ आने लगेंगे उनकी यूनिट्स और उनके लिंकेजेस। अभी तो आपने सिर्फ देखे कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट जो है ना, एक बड़ा मॉलिक्यूल है। अब कार्बोहाइड्रेट में भी टाइप्स होती हैं, एक होता है मोनोसेक्राइड, एक होता है ओलिगोसेक्राइड और एक होता है पॉलीसेक्राइड। जब हम डिटेल इसका टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको फर्दर समझाऊंगी। तो अभी कार्बोहाइड्रेट जो है, अगर हम बड़े मॉलिक्यूल की बात करें, तो कार्बोहाइड्रेट बनता है कुछ छोटे यूनिट से, जिन्हें हम कहते हैं मोनोसेक्राइड्स, ठीक है। ये मोनोसेक्राइड से बना होता है, ये जरूर आपने याद रखना है। और जो ये मोनोसेक्राइड्स हैं, ये कुछ ना कुछ लिंकेजेस से मिलके बने होंगे। मतलब सपोज अगर ये एक मोनोसेक्राइड है, फिर ये दूसरा मोनोसेक्राइड है, ठीक है, फिर ये तीसरा मोनोसेक्राइड है। अब ये इस तरह स्पेस तो नहीं होगा ना इनके दरमियान में, ये कुछ ना कुछ लिंकेजेस से जुड़े होंगे। तो ये जो लिंकेज आपको नजर आ रही है, ये लिंकेजेस होती हैं जो इसके अंदर मिलेंगी। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड, सब में आपको लिंकेजेस मिलेंगी। तो कार्बोहाइड्रेट यानी मोनोसेक्राइड जिन लिंकेजेस से बना होता है उन्हें हम कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ग्लाइकोस का वर्ड जो है ना कार्बोहाइड्रेट के लिए यूज होता है, या मॉलिक्यूल्स, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स में भी देखेंगे। ग्लाइको का वर्ड कार्बोहाइड्रेट के लिए यूज होता है। उसके बाद है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स जिन यूनिट से बने हैं उनको हम कहते हैं अमीनो एसिड्स। और जो अमीनो एसिड जिन लिंकेजेस के साथ मिलकर बने हैं उनको हम कहते हैं पेप्टाइड लिंकेज। उसके बाद लिपिड्स की बात आ जाती है। तो लिपिड्स के अंदर 3 टाइप्स हैं, ठीक है। लिपिड्स में पहले फैट्स एंड ऑयल्स है, फिर फॉस्फोलिपिड्स है और फिर टर्पेनॉइड्स है। वन बाय वन से डिस्कस करते हैं। तो जो फैट्स एंड ऑयल्स है, इनके जो यूनिट्स होते हैं फैट्स एंड ऑयल्स का होता है ग्लिसरॉल, ठीक है, और फैटी एसिड। मतलब फैट्स एंड ऑयल्स में ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स वो यूनिट्स हैं जिनसे मिलकर ये फैट्स एंड ऑयल्स बने हैं। अब ग्लिसरॉल और फैटी एसिड जिन लिंकेजेस से बने हैं उन्हें हम कहते हैं ईस्टर लिंकेजेस, ठीक है। क्या कहते हैं? ईस्टर लिंकेजेस। उसके बाद फॉस्फोलिपिड्स की बात आ जाती है। तो फॉस्फोलिपिड्स जिन यूनिट से बने हैं वो होते हैं ग्लिसरॉल,
फैटी एसिड्स, फॉस्फेट एंड कोलिन, यानी 2 चीज़ें एक्स्ट्रा हैं। अब ये इस वक्त तो समझ नहीं आ रहा होगा कि ग्लिसरॉल क्या है, फैटी एसिड्स क्या हैं, अमीनो एसिड्स क्या हैं, ये मोनोसैकेराइड्स क्या हैं। तो ये आप जब आगे पढ़ेंगे, टॉपिक जब आएंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा। अभी सिर्फ आपने याद रखना है, क्योंकि जब कंप्लीट चैप्टर आप पढ़ चुके होंगे, कंप्लीट चैप्टर आप फिनिश कर लेंगे, उसके बाद आपको समझ आएगा कि ग्लिसरॉल क्या था, फैटी एसिड्स क्या था, और ये अमीनो एसिड्स, मोनोसैकेराइड्स क्या थे। तो अभी ये क्योंकि इनके बारे में डिटेल नहीं है और डिटेल से पहले ये बताया गया है, तो इसलिए आपको सिर्फ इन्हें याद रखना है, ताकि बाद में जब आपको पढ़ाया जाए तो आपको समझ आ रहा हो कि ये वर्ड बिल्कुल न्यू नहीं है, बल्कि इनसे आप फैमिलियर हैं। ठीक है, तो फॉस्फोलिपिड्स ग्लिसरॉल, फैटी एसिड्स के अलावा फॉस्फेट और कोलिन से मिलकर बने होते हैं। यानी ये यूनिट्स है, छोटी छोटी यूनिट्स जिनसे मिलकर, यानी आपको बताया ना, समझेंगे ब्लॉक्स हैं। ये वो ब्लॉक्स हैं जिनके नाम दिए गए, एक ब्लॉक है ग्लिसरॉल का, एक ब्लॉक है फैटी एसिड्स का, एक है फॉस्फेट का, एक है कोलिन का। ये सब ने मिलकर जो है एक वॉल बनाई है, जिस वॉल का हम नाम देंगे फॉस्फोलिपिड्स का। अब ये जो इनका जो सीमेंट है, इनका जो मटेरियल है, वो कौन है? ईस्टर और कार्बन कार्बन लिंकेजेस। ठीक है, ये दोनों ईस्टर और कार्बन कार्बन लिंकेजेस से मिलकर ये सारे यूनिट्स बने हैं, और इन्हीं यूनिट्स से, इन्हीं लिंकेजेस से मिलकर फिर ये फॉस्फोलिपिड्स बना है। नाउ द थर्ड इज टर्पिनॉइड्स। टर्पिनॉइड्स इज अनदर टाइप ऑफ लिपिड्स। तो टर्पिनॉइड जो है वो जिन यूनिट से बने हैं वो कहलाते हैं आइसोप्रेनॉइड्स यूनिट्स, और इनके अंदर जो है वो कार्बन कार्बन लिंकेजेस होती हैं। अब बात कर लेते हैं न्यूक्लिक एसिड की। ये दूसरा बायोमॉलिक्यूल है। तो इसके अंदर भी 2 टाइप्स होती हैं, एक होता है डीएनए, एक होता है आरएनए। तो डीएनए जिन यूनिट से बना है उन्हें हम कहते हैं डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लियोटाइड्स, और आरएनए जिन यूनिट से बना है उन्हें हम कहते हैं राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। बस डीऑक्सीराइबोस और राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन होते ये ऑलमोस्ट सेम है। इसी वजह से इनकी जो लिंकेजेस होती हैं वो भी सेम होती हैं। फॉस्फो ईस्टर लिंकेजेस, फॉस्फो ईस्टर लिंकेजेस, यानी ईस्टर लिंकेजेस के साथ साथ इसमें फॉस्फेट भी पाया जाएगा। तो ये भी आपने याद रखेगा। और कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स, क्योंकि मैंने बताया था लास्ट लेक्चर के अंदर कि कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स जो है वो ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं। यानी अगर मैं बात करूँ कि मैं प्रोटीन ले लूँ, ठीक है, और साथ साथ लिपिड्स ले लूँ, तो ये बनाएगा लिपोप्रोटीन। इससे जो मिलकर मॉलिक्यूल बनेगा उसे हम कहते हैं लिपोप्रोटीन्स, जो आप बिल्कुल चैप्टर के लास्ट में ये टॉपिक पढ़ेंगे। वो कहलाता है लिपोप्रोटीन्स, और उसके फिर अलग अलग फंक्शंस होते हैं, उनकी लिंकेजेस अलग होती हैं। ठीक है, इनका फर्दर फंक्शन होता है। तो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स में जब डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल्स होंगे, कोई भी हो सकता है, सिर्फ प्रोटीन और लिपिड्स नहीं, हो सकता है लिपिड्स हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो सकता है न्यूक्लिक एसिड या फिर लिपिड्स हो। अगर डिफरेंट मतलब डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, तो इसी वजह से इनकी जो लिंकेजेस होंगी वो भी डिफरेंट होंगी। ठीक है, तो आई होप से ये चार्ट क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं भी समझ आया तो सिर्फ आपने याद रखना है, आगे आपको बस आपने जहन में रखना है कि ये चीज़ें आपने पढ़ी हैं, ताकि जब आगे आप मज़ीद इसकी डेप्थ में जाएंगे, जब ये टॉपिक पढ़ेंगे, अलग अलग फर्दर टॉपिक्स, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है ये सब कुछ है जो यहाँ पे मेंशन है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड। तो ये सब आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी, वहाँ पे ये लिंकेजेस भी आएंगी, वो यूनिट्स भी आएंगे, तो आपको ये सब देखने को मिलेगा। इससे आपने बस फैमिलियर होना है कि हमने ये पढ़ा हुआ है, ताकि वहाँ जाके आपको अच्छे से समझ आएगा। अब देखें, इस पैराग्राफ के अंदर ऐसा कुछ खास नहीं लिखा हुआ, बस इसमें यही लिखा हुआ, यही मेंशन है कि जो परसेंटेजेस होती है ना बायोमॉलिक्यूल्स की, यानी प्रोटीन्स कितना है सेल के अंदर, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड कितना कितना अमाउंट है। तो ये जो अमाउंट है ये एग्जैक्ट नहीं होता है। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप एक ही बॉडी से, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से 2 डिफरेंट सेल्स लेते हैं, एक आप लेते हैं ब्रेन का, एक आप लेते हैं हार्ट का। तो जब आप उसमें परसेंटेजेस देखेंगे बायोमॉलिक्यूल्स की, वो वेरी करेंगी, डिफरेंट होंगी। सो अगर आप एक ही ह्यूमन बीइंग से 2 सेल निकालेंगे तो भी आपको परसेंटेज चेंज मिलेगी बायोमॉलिक्यूल्स की। और अगर आप डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, एक आपने बैक्टीरिया से ले लिया, एक आपने किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म से ले लिया, तो भी वो वेरी करेंगे, क्योंकि ये जो परसेंटेजेस होती है बायोमॉलिक्यूल्स की वो डिफरेंट डिफरेंट होती है, क्योंकि हर सेल डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, डिफरेंट तरीके से काम कर रहा होता है। सो इसी वजह से जो परसेंटेजेस होती है बायोमॉलिक्यूल्स की वो ज़रूरी नहीं है सेम हो, वो डिफरेंट होती है, मतलब सेम तो हो ही नहीं सकती। अप्रॉक्स हो सकती है, मतलब मिलती जुलती हो सकती है, लेकिन होती चेंज है। सो यही शो करने के लिए, यही अप्रॉक्सीमेशन दिखाने के लिए यहाँ पे 2 यानी एक चार्ट दिया गया है, और इस चार्ट के अंदर, इस टेबल के अंदर एक बैक्टीरिया का सेल लिया गया है, एक मैमल का सेल लिया गया है, और जितने भी जो आपके पास सेल के अंदर कंपोनेंट्स होते हैं उनकी परसेंटेजेस दी गई हैं। तो अगर हम देख लेते हैं, अच्छा ये चार्ट अगेन एमकेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसे आपने जहन में रखना है। ठीक है,
अच्छा जी, अब सबसे पहले हम वो चीज़ें देखेंगे इसके अंदर, क्योंकि ये इस तरह नहीं आता आपको एग्जैक्ट परसेंटेजेस नहीं। अच्छा, बोर्ड्स के लिहाज से ये भी एमसीक्यूज में आ सकता है, ऐसा जितना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ तक ये टेबल तक ना बोर्ड के लिहाज से इतना ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, जो हमने पहले पढ़ चुके हैं। बट हर, क्योंकि अगर आपको एमकेट देना है तो आपको अभी से हर कॉन्सेप्ट को जहन में रखना होगा। इसको आपने बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना कि भाई ये नहीं आता तो आपने नहीं लेना, ये लेना है ज़रूरी। अच्छा जी, तो मैं ये कह रही थी कि इसकी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इन टेबल्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है एमकैट के अंदर, एमकैट के अकॉर्डिंगली। तो सबसे पहले हम वो देखेंगे जो सेम है, यानी जो कंपाउंड सेम हमें नज़र आ रहे हैं बैक्टीरिया के सेल में भी और मैमल के सेल में भी, तो वो तीन है, वो ये आपने याद रखने हैं। वाटर, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक आइंस, ये तीनों सेम है। तीनों की जो परसेंटेजेस हैं वो अप्रॉक्सीमेट सेम होती हैं, यानी वाटर का अमाउंट 70% होता है मैमल में भी और बैक्टीरिया के सेल में भी। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स 2% होते हैं इन बोथ ऑफ द सेल। इनऑर्गेनिक आइंस भी सेम होते हैं 1% इन बोथ ऑफ द सेल, ठीक है। अब जो वेरिएशन जिन जिन चीज़ों में आ रही है वो हमने देखना है। सबसे पहले तो हम डीएनए और आरएनए को देख लेते हैं। देखे भाई, आपको पता है कि बैक्टीरिया एक यूनिसेलुलर सेल है, 9th क्लास में पढ़ के आ चुके होंगे कि बैक्टीरिया क्या है, एक यूनिसेलुलर सेल है। यानी इसका अपना खुद काम, अपने सारा अपना जो भी काम चल रहा है ना इसके अंदर, इस सेल के अंदर, इसने सब कुछ खुद करना है। तो इसके पास एक कंप्लीट डीएनए लाजमी होना चाहिए, तभी अपने सारे काम कर सकेगा, प्रोटीन बनवा सकेगा, ठीक है, डिफरेंट और कंपाउंड बनवा सकेगा और उनको रेगुलेट भी कर सकेगा। सो इसीलिए, क्योंकि यूनिसेलुलर सेल है, यानी एक ही सेल है जो सारे फंक्शन खुद कर रहा है, ठीक है, और उसी सेल में सब कुछ हो रहा है, तो इसी वजह से इसके पास एक कंप्लीट डीएनए होगा। तो ये आपने याद रखना है कि बैक्टीरिया के सेल में डीएनए 1% होता है, यानी होता है, लाजमी होता है, यानी कंप्लीट होता है इसके पास। और आरएनए का भी जो अमाउंट है वो ज़्यादा होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है प्रोटीन्स बनवाना, दूसरे सारे काम करवाना, तो डीएनए जब कंप्लीट है तो आरएनए भी ज़्यादा होंगे, क्योंकि आरएनए ही तो करवाएगा ना सारे अलग अलग काम। तो आरएनए इसमें कितना होता है, 6% होता है। बट इन मैमल सेल ये कम होते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास एक सेल नहीं होता, हमारी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी है वो यूनिसेलुलर नहीं है बल्कि मल्टी सेलुलर है। देयर आर डिफरेंट सेल्स जो कि अपना अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, फंक्शन कर रहे हैं, कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं। तो क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा सेल्स होते हैं और हर सेल अपना अपना काम कर रहा होता है, सो दैट इज़ वाई जो डीएनए का अमाउंट होता है हर सेल में वो कम होता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू यूनिसेलुलर सेल्स। हमारे पास जो डीएनए होते हैं वो कम होते हैं मैमल के सेल में। आप मैमल को कंसिडर कर लें कि मैन की बात हो रही है, ठीक है, मैमल्स वैसे और भी होते हैं लेकिन आप कंसिडर करें कि यहाँ पे मैन हम कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो होते हैं उसमें डीएनए और आरएनए का अमाउंट कम होता है, यही तो आपने याद रखना है। एमसीक्यूज में इस तरह आता है कि कौन सा कंपोनेंट है जो बैक्टीरिया के सेल में ज़्यादा है, तो आपने याद रखना है डीएनए और आरएनए है। और कौन सा कंपोनेंट है जो बैक्टीरिया में कम है, तो आपने याद रखना है कि जो बैक्टीरिया में कम है वो आपके पास हैं लिपिड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं और प्रोटीन्स हैं। ये तीनों चीज़ें कम हैं एज कम्पेयर टू मैमल के सेल। ये अभी हम करते हैं डिस्कस, ठीक है। तो डीएनए और आरएनए आपने देख लिया कि बैक्टीरिया में 1% है और 6% आरएनए है। बट ऑन द अदर हैंड मैमल के पास 0.25%, ये परसेंट में लिखा हुआ है, यहाँ पे मेंशन है ना, 0.25%, यानी कम अमाउंट में डीएनए है और कम ही अमाउंट में यानी 1.10% मैमल के अंदर आरएनए है। अब वो चीज़ें जो मैमल में ज़्यादा है, तो मैमल्स में देखें प्रोटीन ज़्यादा है, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, लिपिड ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर, हमारी पूरी बॉडी के अंदर मल्टी सेलुलर, क्योंकि हमारा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो इसमें प्रोटीन्स भी ज़्यादा बनेंगे, कार्बोहाइड्रेट भी ज़्यादा होगा, लिपिड्स भी ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू बैक्टीरियल सेल, क्योंकि वो एक ही सेल है और उसको इतनी ज़्यादा ज़रूरत, नीड है भी नहीं इतनी ज़्यादा, क्योंकि इसमें इतने ज़्यादा फंक्शन नहीं हो रहे जितने ज़्यादा मैमल के सेल में हो रहे हैं, ठीक है। तो प्रोटीन कितना है बैक्टीरिया में 15%, लेकिन मैमल्स में 18%। कार्बोहाइड्रेट 3% और मैमल में जो है वो 4%। लिपिड्स में 2%, सॉरी, लिपिड्स जो है वो बैक्टीरिया में 2% और मैमल्स में 3%। तो ये आपने याद रखने हैं वेरिएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अब यहाँ तक आई होप सो कि सब क्लियर होगा। नाउ अब हम दो बेसिक डेफिनेशंस पे जा रहे हैं। सबसे पहले है कंडेंसेशन और दूसरी हमारे पास है हाइड्रोलिसिस। ये हाइड्रोलिसिस और कंडेंसेशन, ये दो बेसिक सी डेफिनेशंस हैं, इनको हम डिस्कस करते हैं। लेकिन इनको डिस्कस करने से पहले हमने कुछ और छोटी सी डेफिनेशन को समझना है। तो छोटी डेफिनेशंस क्या हैं? मोनोमर्स और पॉलीमर्स, जो आपको यहाँ हाईलाइट नजर आ रही है, ठीक है। मोनोमर्स क्या होते हैं और पॉलीमर्स क्या होते हैं? देखिए वही बात है अगेन जो मैंने अभी बताई थी कि आपने देखा है कि वॉल जो बनी होती है वो किससे बनी होती है? ब्लॉक से बनी होती है। छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं, उन ब्लॉक से मिलकर कंप्लीट वॉल बन रही होती है, राइट। तो वो जो छोटे ब्लॉक्स होते हैं ना वो कहलाते हैं मोनोमर्स,
और उन मोनोमर से यानी उन छोटे ब्लॉक से क्या बनेगी, वॉल बनेगी। ठीक है, जो प्रोडक्ट आएगा वो वॉल है। तो वॉल क्या कहलाएगी, पॉलीमर्स। आई होप कि यहाँ समझ आ रहा है। मोनोमर्स क्या हो गए, छोटे छोटे ब्लॉक्स। हमने देख लिया कि भाई मोनोमर्स क्या होते हैं और पॉलीमर्स क्या होते हैं। मोनोमर्स क्या होते हैं, छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। ठीक है, जिनकी वजह से पूरी वॉल बनती है। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई एक छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं जिसकी वजह से जब वो मिलते हैं, कंबाइन होते हैं, तो एक पूरी कंप्लीट वॉल बन रही होती है। सो यहाँ पे मोनोमर से क्या मुराद है, मोनोमर से वही मुराद है कि वो छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स या वो छोटे सब यूनिट्स जिसकी वजह से एक बड़ा मॉलिक्यूल बन रहा होता है। ठीक है, मोनोमर्स की आपको समझ आ गई। मोनोमर्स क्या है, एक छोटा सा बिल्डिंग ब्लॉक है। पॉलीमर्स क्या है, जिन मोनोमर से मिलके जो है वो पॉलीमर बना है, यानी बड़ा मॉलिक्यूल, बायोमॉलिक्यूल जो पूरा आपको नजर आ रहा होता है। अब जितने भी जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनका काम क्या होता है कि ये हाईली ऑर्गेनाइज होते हैं। ठीक है, और ये साइज में बड़े होते हैं। साइज में ऑब्वियसली जब साइज में बड़े होंगे तो वो सारे काम भी बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। जितने भी जो स्ट्रक्चर्स हैं, जितनी भी जो एक्टिविटीज हो रही हैं, वो सारे मैक्रो मॉलिक्यूल्स ही कर रहे होते हैं, जिन्हें हम पॉलीमर्स भी कहते हैं। सो रिमेंबर दैट कि जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं उन्हें पॉलीमर्स भी कहा जाता है, या पॉलीमर्स को मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी कहा जाता है। वैसे पॉलीमर्स की यहाँ पे आपके पास जो है वो इसकी दिया हुआ है, वर्ड रूट दिया हुआ है कि पॉली का मीन्स होता है मैनी और मर्स के मीन्स होते हैं पार्ट्स। ठीक है, सो पॉलीमर्स यानी मैनी पार्ट्स, बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो बना रहे होते हैं पूरा पॉलीमर। सो इसी डेफिनेशंस के ऊपर हमें जो है वो दो डेफिनेशंस दी गई हैं। एक है कंडेंसेशन, ठीक है, एक प्रोसेस जिसे हम कहते हैं कंडेंसेशन, और दूसरा जो प्रोसेस है दैट इज हाइड्रोलिसिस। तो इसको हमने डिस्कस करना है। अगर आपने कंडेंसेशन अच्छे से समझ लिया तो हाइड्रोलिसिस कोई मुश्किल नहीं है, बल्कि उसका रिवर्स ही है। अब कंडेंसेशन क्या होता है, तो कंडेंसेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें दो मोनोमर्स, दो छोटे छोटे सब यूनिट्स आपस में मिलते हैं और एक बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे होते हैं। ठीक है, कंडेंसेशन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें दो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं और क्या बनाते हैं, एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब ऑब्वियसली सी बात है, अगर आपको दो मॉलिक्यूल्स नजर आते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको एक मॉलिक्यूल यहाँ ऐसे नजर आता है, ठीक है, एक मॉलिक्यूल ये है और एक मॉलिक्यूल ये है। अब ये स्टेबल है, ठीक है, कोई रिएक्शन नहीं करेंगे। ये एक मोनोमर है सपोज और ये एक मोनोमर है। ठीक है, अभी ये दोनों क्या है, स्टेबल हैं और आपस में रिएक्शन नहीं कर सकते। यानी स्टेबल का मतलब होता है कि इनके पास हर चीज़ें ये आराम से रह रहे हैं, इनको कोई ज़रूरत नहीं है रिएक्शन करने की, जिसकी वजह से इनके पास कुछ स्टेबल हो जाए। ठीक है, कोई चीज़ आ जाए जिसकी वजह से ये स्टेबल हो जाए, क्योंकि इंसान हो या एलिमेंट्स हो या मॉलिक्यूल्स हो, वो स्टेबल होना चाहते हैं। यानी उनके पास हर चीज़ हो, वो आराम से सुकून से रह सकें। तो अभी ये जो मॉलिक्यूल्स आपको नजर आ रहे हैं ये स्टेबल हैं, यानी इनके पास सब कुछ है, ये अभी इंजॉय कर रहे हैं। अब हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको अनस्टेबल करना पड़ेगा। अनस्टेबल से मुराद है कि इनके कुछ बॉन्ड्स हमें तोड़ने पड़ेंगे। जब इनके बॉन्ड्स टूटेंगे जब भी तो ये अनस्टेबल होंगे, राइट। तो यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट पेज पे देखें तो यहाँ पे डेफिनेशन के साथ यहाँ पे कुछ ये डायग्राम दी हुई है, डायग्रामेटिक फिगर 1.1। अब इसके अंदर देखें, एक मोनोमर ये रहा और एक मोनोमर ये रहा। ये दो मोनोमर्स आपको दिए गए हैं। ये एक मोनोमर है, इसके एक तरफ जो है वो हाइड्रोक्सी ग्रुप ने इसको हाइड्रोक्सी ग्रुप, यानी जो OH होता है इसको हम कहते हैं हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो एक तरफ इसने इसके हाइड्रोक्सी ग्रुप ने अटैचमेंट की हुई है और दूसरी तरफ हाइड्रोजन ने अटैचमेंट की हुई है। तो ये एक पूरा मॉलिक्यूल आपको नजर आ रहा है। ये एक मॉलिक्यूल है और ये दूसरा मॉलिक्यूल, ये दो मॉलिक्यूल्स है बेसिकली। अब इस वक्त इनके दरमियान में आपको कोई बॉन्ड नजर नहीं आ रहा है, ये सेपरेट सेपरेट है। वाई, बिकॉज दे आर स्टेबल। इस वक्त ये स्टेबल हैं, इनके पास सब चीजें, इनके पास सारे जो इनके बॉन्ड्स हैं अभी वो स्टेबल हैं। यानी यहाँ पे देखें, एक हाइड्रोक्सी ग्रुप ने बनाया हुआ है लेफ्ट पे, और एक तरफ जो है वो हाइड्रोजन ने बनाया हुआ है। अब हम चाहते हैं कि ये दो मोनोमर्स जो है ना वो रिएक्शन करें। हम चाहते हैं कि ये स्टेबल ना हो बल्कि अनस्टेबल हो सबसे पहले। अब अनस्टेबल जाहिर सी बात है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, 9th क्लास में पढ़ा होगा कि जब भी किसी मॉलिक्यूल को हम देखते हैं वो अनस्टेबल हो, यानी उसके पास कुछ ना कुछ कमी है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी है या किसी बॉन्ड की कमी है, तो उसको स्टेबल होना पड़ता है, फिर वो स्टेबल होकर एक न्यू रिएक्शन करता है, राइट। तो अभी यहाँ पर ये दोनों स्टेबल थे, हमने इसे अनस्टेबल करना है। तो अनस्टेबल करने के लिए इसको एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी इनके बॉन्ड्स तोड़ने हैं। अब होता क्या है इस प्रोसेस के अंदर, कंडेंसेशन के अंदर क्या होता है कि एक तरफ से ये हाइड्रोजन निकलता है और एक तरफ से हाइड्रोक्सी ग्रुप निकलता है, यानी दोनों मोनोमर से। अब सपोज करें कि आपके पास जो है वो आप किसी मॉल में जाते हैं, ठीक है, या कहीं भी जाते हैं, और सामने से आपका फ्रेंड भी आपको मिल जाता है, और आपके दोनों हैंड्स जो है ना वो ऑक्यूपाइड है। ऑक्यूपाइड का मतलब आपके दोनों हैंड्स में कुछ ना कुछ शॉपर वगैरह है जो
आप अपने साथ लेके जा रहे हैं और आपके सामने वाला जो दूसरा फ्रेंड है उसके पास भी कुछ ना कुछ, उसके दोनों हैंड्स में कुछ ना कुछ है। अब आप चाहते हैं हैंड शेक करें, ठीक है, जब आप मिलते हैं तो जाहिर सी बात है हैंड शेक करना होता है, जिन लोगों को करना होता है। तो अब आप क्या करेंगे, इस वक्त आप ना कोई एक शॉपर नीचे रखेंगे, ऑब्वियसली राइट हैंड वाला शॉपर नीचे रखेंगे, और आपका फ्रेंड भी राइट हैंड वाला ही शॉपर नीचे रखेगा। क्यों? क्योंकि आप दोनों को हैंड शेक करना है। तो अब हैंड शेक करने के लिए आप दोनों ने अपने अपने जो है ना वो शॉपर रख दी नीचे, और अब आप दोनों ने एक बॉन्ड बना लिया। बॉन्ड का मतलब वो कि आपने हैंडशेक कर लिया, जो आपको करना था वो हो गया है अब। किस तरह कि आपने पहले अपने दोनों हैंड्स जो ऑक्यूपाइड थे उसमें से एक एक चीज रख दी। सिमिलरली अगर आपको कोई रिएक्शन यहाँ पे करना है, अगर आप चाहते हैं कि ये आपस में रिएक्शन करें, तो पहले आपके इसके बॉन्ड्स को तोड़ना पड़ेगा। इस यहाँ से अब होता क्या है, दो मोनोमर्स हैं, दोनों के पास सेम आपको मॉलिक्यूल्स नजर आ रहे हैं। इसके पास भी हाइड्रोक्सी ग्रुप है, इसके पास भी हाइड्रोक्सी ग्रुप है, इसके पास हाइड्रोजन है, इसके पास भी हाइड्रोजन है। तो अब अनस्टेबल करने के लिए हम इसे एनर्जी देंगे। एनर्जी देने के बाद होगा क्या कि अपने अपने बॉन्ड्स तोड़ेंगे, बॉन्ड्स टूट जाएंगे, एक तरफ से हाइड्रोजन निकल गया, एक तरफ से हाइड्रोक्सी ग्रुप निकल गया। अब आप आगे पढ़ेंगे वाटर के जब टॉपिक आएगा तो उसके अंदर आप पढ़ेंगे कि ये दोनों जब मिलते हैं ना, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सी, तो ये वाटर का फॉर्मूला बनाते हैं, ये दोनों वाटर बना रहे होते हैं, H2O जिसे हम कहते हैं। आई होप सो आप सबको पता ही होगा, ठीक है, वाटर बना रहे होते हैं ना, राइट। तो इस तरह वाटर की भी, यानी दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर वाटर बना लेते हैं और इस रिएक्शन से बाहर निकल जाते हैं। मतलब हुआ क्या, अब देखें, दोनों मॉलिक्यूल्स बहुत आराम से रह रहे थे, सुकून से थे। एक के पास हाइड्रोजन था, दूसरे के पास भी हाइड्रोजन था, एक के पास हाइड्रोक्सी ग्रुप था, दूसरे के पास भी हाइड्रोक्सी ग्रुप। हमने क्या किया, हमने बनाना था बड़ा मॉलिक्यूल, क्योंकि ये दोनों मिलेंगे तभी तो बड़ा मॉलिक्यूल बनेगा, कोई सेपरेटली तो इंडिविजुअली तो नहीं बन सकता। तो हमने हाइड्रोजन निकाला एक मॉलिक्यूल से, एक मोनोमर से, और दूसरे मोनोमर से हमने निकाला हाइड्रोक्सी ग्रुप। इन दोनों ने आपस में, यानी इन दोनों मॉलिक्यूल ने आपस में मिलकर वाटर का मॉलिक्यूल बना लिया, और यहाँ पे बॉन्ड टूट गया। अब ये भी अनस्टेबल हो गया, ये भी अनस्टेबल हो गया। अब जब अनस्टेबल हो गया ना, अब ये चाहते हैं कि इंसान हो या मॉलिक्यूल्स हो, वो चाहते हैं वो स्टेबल हो, यानी उनके पास सारे बॉन्ड्स उनके ना कंप्लीट हो, तभी वो स्टेबल हो सकेंगे, यानी कोई और आके रिएक्शन ना कर पाए। तो हम चाहते हैं कि ये स्टेबल हो जाए, और ये खुद भी चाहते हैं कि स्टेबल हो जाए। तो अब इनके दरमियान में, यानी एक रिएक्शन होगा और इनके दरमियान में एक बॉन्ड बन जाएगा। ये जो बॉन्ड आपको नजर आ रहा है ना अब यहाँ पे, ये बॉन्ड बन गया। अब ये दोनों मिल गए हैं, पहले ये दोनों आराम से सुकून से अलग अलग जिंदगी जी रहे थे, अब इन दोनों के दरमियान में जो बॉन्ड आ गया, यानी अब ये दोनों साथ हैं। अब ये दोनों अलग अलग नहीं है, अब ये दोनों साथ हैं। क्यों साथ है? क्योंकि हमने इनका एक एक बॉन्ड निकाल लिया, एक एक जो एलिमेंट था, जो मॉलिक्यूल था, वो निकाल लिया। यानी एक मोनोमर से मैंने हाइड्रोजन निकाला और एक मोनोमर से मैंने हाइड्रोक्सी ग्रुप निकाला। क्योंकि अब ये अनस्टेबल हो गए तो ये अब आपस में रिएक्शन कर सकेंगे, ठीक है। उन दोनों ने आपस में रिएक्शन किया और एक बड़ा मॉलिक्यूल बन गया। ये आपको बड़ा मॉलिक्यूल नजर आ रहा है, दिस इज द मॉलिक्यूल। इसी तरह जितने भी आप प्रोटीन्स पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ेंगे, न्यूक्लिक एसिड पढ़ेंगे, लिपिड्स पढ़ेंगे, उन सब में ये जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स, जिनको हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं, जिनको हम पॉलीमर्स कहते हैं, जिनको हम बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं, ये सब इसी प्रोसेस से बने हैं। यानी इसी तरह इनका जो प्रोसेस हुआ है, यानी दो मॉलिक्यूल्स आपस में मिलेंगे, उनका एक एक बॉन्ड टूटेगा, तभी वो दोनों आपस में मिल पाएंगे और एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो ये कंडेंसेशन का प्रोसेस बहुत आसान है। इसमें होता क्या है कि दो मोनोमर्स होते हैं, ठीक है, एक मोनोमर ये वाला, एक मोनोमर ये वाला। इन दोनों मोनोमर्स के पास जो है ना अपने बॉन्ड स्टेबल होते हैं, इसके पास भी स्टेबल होता है, इसके पास भी स्टेबल होता है। इन दोनों में से हम एक एक, यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप था, ठीक है, OH था, और यहाँ पे हाइड्रोजन था इसके पास, ये हाइड्रोजन था, इसके पास भी सिमिलर, यहाँ पे हाइड्रोक्सी था और यहाँ पे हाइड्रोजन था। तो हमने क्या किया, अभी ये इस वक्त स्टेबल थे, हम चाहते हैं ये अनस्टेबल हो जाए और आपस में बॉन्ड बनाए। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल सा काम करेंगे कि इनका बॉन्ड, इनको एनर्जी देंगे, इसका बॉन्ड तोड़ेंगे, और बॉन्ड तोड़ेंगे दोनों का, मतलब दोनों का एक एक बॉन्ड लेंगे और यहाँ से वाटर का रिमूवल कर देंगे। यानी इसकी तरफ से हाइड्रोजन जाएगा और यहाँ से हाइड्रोक्सी ग्रुप जाएगा। जब ये दोनों जाएंगे तो ये बना लेंगे वाटर, तो वाटर का मॉलिक्यूल्स बाहर हो जाएगा। अब क्योंकि ये अनस्टेबल हो गए, अब ये चाहते हैं कि दोबारा से स्टेबल हो जाए, क्योंकि इन्हें पसंद नहीं है अनस्टेबिलिटी। ये रहा मॉलिक्यूल, इसके पास एक हाइड्रोक्सी ग्रुप था, ठीक है, और यहाँ से ये एक बॉन्ड खाली हो गया था। सिमिलरली ये जो दूसरा मोनोमर था, इसके पास यहाँ से एक बॉन्ड
खाली था और यहाँ पे हाइड्रोजन था। अब इन्होंने क्या किया, ये जो बॉन्ड इनका एम्प्टी रह गया था ना दोनों के पास से, इन दोनों ने इसको जोड़ के एक बना लिया और ये दोनों जुड़कर एक मॉलिक्यूल बन गया। सो दिस इज हाउ कंडेंसेशन अकर्स। कंडेंसेशन में दो मोनोमर्स होते हैं, एक मोनोमर से हाइड्रोक्सी ग्रुप जाता है, दूसरे में से हाइड्रोजन जाता है और फिर दोनों आपस में रिएक्शन करके एक मॉलिक्यूल बना लेते हैं और वो मॉलिक्यूल कहलाता है पॉलीमर। मतलब ये पॉलीमर बना है, दो मोनोमर से मिलकर एक पॉलीमर बन गया। ठीक है, बाकी यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है हर मॉलिक्यूल का वो सिमिलर होता है। जो भी स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है ना ये वाला, ये सारे मॉलिक्यूल्स में सिमिलर होता है और सारे ऑर्गेनिज्म में सिमिलर होता है। यानी बैक्टीरिया के बाद बैक्टीरिया हैं, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया हैं, उसके बाद वायरसेस हैं, उसके बाद आपके पास ह्यूमंस हैं, मैमल्स हैं, एंड ईच एंड एवरीथिंग। जितने भी आपके बैक्टीरिया से लेके ह्यूमंस तक जितने भी सारे ऑर्गेनिज्म हैं उन सब में ये सारा प्रोसेस सेम हो रहा होता है। अच्छा, कंडेंसेशन को एक और नाम भी दिया जाता है, कंडेंसेशन को डिहाइड्रेशन सिंथेसिस भी कहा जाता है। ठीक है, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस क्यों कहा जाता है? डिहाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर रिमूवल। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इसका मतलब होता है वाटर का रिमूवल। यानी वाटर का रिमूवल हो रहा है, मैंने आपको बताया था वाटर का मॉलिक्यूल निकल रहा है, तो इसका मतलब होता है वाटर रिमूवल। और सिंथेसिस का मतलब है यहाँ से कि बॉन्ड का बनना। ठीक है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है ना, तो सिंथेसिस मींस बॉन्ड फॉर्मेशन। सो दिस इज हाउ कंडेंसेशन अकर, जिसमें वाटर की रिमूवल भी हो रही है साथ साथ और बॉन्ड भी क्रिएट हो रहा है। और ये प्रॉपर एंजाइम्स में होता है। यानी एंजाइम्स की यहाँ पे तो इतनी इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई, इतना डिटेल नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसके लिए प्रॉपर एंजाइम चाहिए होते हैं और इसमें एनर्जी भी दी जाती है, एनर्जी का भी यूज होता है, यानी एनर्जी देके हम बॉन्ड्स तोड़ेंगे, राइट। सो अब कंडेंसेशन अगर आपको समझ आ गया तो फिर हाइड्रोलिसिस मुश्किल नहीं है, हाइड्रोलिसिस का रिवर्स है। इसमें क्या हो रहा था कि दो मोनोमर से छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स से आपस में मिलके एक मॉलिक्यूल बना रहे थे। हाइड्रोलिसिस में क्या हो रहा होता है कि पूरा ये जो मॉलिक्यूल होता है, जिस जैसे हमने अभी बनाया था, ये मॉलिक्यूल पूरा होता है, यानी एक पॉलीमर होता है। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम वाटर का एडिशन करते हैं, वाटर को लेकर आते हैं, इसमें हम वाटर निकाल रहे थे। ये याद रखिए, कंडेंसेशन में वाटर का रिमूवल होता है, दैट इज वाई हम इसको डिहाइड्रेशन सिंथेसिस कहते हैं। और हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, हाइड्रोलिसिस में वाटर का जो मॉलिक्यूल होता है वो मतलब उसका एडिशन होता है, लेकिन उसके आइंस में तोड़कर। जब आइंस में तोड़ेंगे तो क्या होगा, वाटर H2 होता है ना, यहाँ से आएगा H और एक आएगा OH। ठीक है, यहाँ पे OH, तो इसके आइंस में तोड़ेंगे, यानी वाटर को उसको आइंस में तोड़ के एडिशन करवाते हैं इसमें, यानी पॉलीमर में। हाइड्रोलिसिस की प्रोसेस में हम इस पॉलीमर में वाटर का एडिशन करेंगे, लेकिन इसे आइंस में तोड़ के। तो होगा क्या, यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा, ये जो आपको बॉन्ड नजर आ रहा है यहाँ पे, यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा इस तरीके से। और यहाँ पे जो ये तीन आपको नजर आ रहे हैं, ये अमीनो एसिड्स। ठीक है, इस अमीनो एसिड्स के बाद जो है यहाँ पे हाइड्रोजन आके लगेगा एक मोनोमर के पास। ये दो मोनोमर से एक मोनोमर ये रहा, दिस वन, एंड दिस इज अनदर। तो ये दो मोनोमर्स हो गए, एक मोनोमर ये वाला है, एक मोनोमर ये वाला है। तो अब इसी तरह ये मॉलिक्यूल तो समझे आपने, भाई मॉलिक्यूल बना लिया। अब वापस आप रिवर्स प्रोसेस कर रहे हैं, आप क्या करेंगे कि वाटर का एडिशन करेंगे, जो वाटर निकाला था। और वाटर का एडिशन किस तरह करेंगे, वाटर के आइंस में तोड़ के। जब आप वाटर को उसको आइंस में तोड़ेंगे तो एक हो जाएगा H पॉजिटिव और एक हो जाएगा OH नेगेटिव। तो जो H पॉजिटिव है वो इसके पास चले जाएगा, यानी एक मोनोमर के पास, और OH नेगेटिव दूसरे मोनोमर के पास चले जाएगा। और इस तरह जो मोनोमर्स है वो सेपरेट हो जाएंगे, यानी इसमें बड़ा मॉलिक्यूल, एक बड़ा मॉलिक्यूल दो छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो रहा है। एक ये है और एक ये है। और इसमें क्या हो रहा था, इसमें दो छोटे जो मोनोमर्स थे, जो छोटे जो मॉलिक्यूल्स थे, वो कन्वर्ट हो रहे थे एक बड़े मॉलिक्यूल में। और इसमें वाटर की रिमूवल हो रही थी और इसमें वाटर का एडिशन हो रहा है। ठीक है, ये वाटर का एडिशन आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाइड्रोलिसिस जो है वो हाइड्रोलिसिस में वाटर को ऐड किया जाता है और बॉन्ड को तोड़ा जाता है। ठीक है, सो दिस इज हाउ हाइड्रोलिसिस अकर्स। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस प्रोसेस में जो है वो वाटर का मॉलिक्यूल तोड़ा जाता है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में, और एक ग्रुप के पास जो है वो OH जाके अटैच होता है, यानी एक मोनोमर के पास, और दूसरे के पास जो है वो H जाके अटैच होता है। और इस तरह इसमें जो है वो बॉन्ड टूट जाता है, इसमें ब्रेकिंग होती है लिंकेज की। और इस बॉन्ड, जब ये बॉन्ड बन रहा होता है या बॉन्ड टूट रहा होता है, ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है, जब वाटर का मॉलिक्यूल तोड़ा जाता है तो एनर्जी रिलीज होती है, और इसमें जो एनर्जी निकलती है, जो एनर्जी रिलीज हो रही होती है वो दूसरे मेटाबॉलिक प्रोसेस में हेल्पफुल होती है, क्योंकि जाहिर सी बात है आप वाटर के मॉलिक्यूल को तोड़ेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी और वो एनर्जी दूसरे जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है उसमें यूज। सो आई होप कि कंडेंसेशन और हाइड्रोलिसिस क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे छोटा सा पैराग्राफ है, इसमें छोटी बेसिक सी बात लिखी हुई है। अब आपको पता है कि दो ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक होते हैं हीट्रोट्रॉपिक्स और एक होते हैं ऑटोट्रॉपिक।
जो हीटरोट्रॉफिक होते हैं उनको हम कहते हैं हीटरोट्रॉफ्स, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, और जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। अब हीटरोट्रॉफिक या हीटरोट्रॉफ्स कौन होते हैं? वो जो अपना फूड खुद नहीं बना सकते, ठीक है, उनको कहीं ना कहीं से फूड चाहिए होता है, इन्वायरमेंट से उन्हें फूड चाहिए होता है। और ऑटोट्रॉफ्स वो होते हैं जो अपना फूड खुद बनाते हैं। तो अब हमें पता है, चाहे हीटरोट्रॉफ हो चाहे ऑटोट्रॉफ हो, ठीक है, प्लांट्स जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं और जो हम एनिमल्स होते हैं, जो हम मैमल्स होते हैं या मैन जो होता है वो हीटरोट्रॉफ्स होता है, यानी उसको कहीं ना कहीं से फूड चाहिए। तो दोनों में ही मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि इसमें दो वर्ड से या दो प्रोसेस से मिलके ये कलेक्टिवली मेटाबॉलिज्म हम कह रहे होते हैं। एक होता है कैटाबॉलिज्म जिसमें चीजें टूट रही होती हैं, एक होता है एनाबॉलिज्म जिसमें चीजें बन रही होती हैं। तो इन दोनों प्रोसेस को कलेक्टिवली मिला के हम मेटाबॉलिज्म कह रहे होते हैं, राइट। तो मेटाबॉलिज्म दोनों में हो रहा होता है, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो। तो होता क्या है, सबसे पहले हम हीटरोट्रॉफ्स को देख लेते हैं। हीटरोट्रॉफ्स में क्या होता है कि जब आपको पता है हीटरोट्रॉफ्स की अगर हम बात करें तो किस तरह हम देखेंगे कि हीटरोट्रॉफ्स में किस तरह हाइड्रोलिसिस और कंडेंसेशन हो रही होती है। तो देखें, हीटरोट्रॉफ्स में आपको पता है कि हम जो खाना खाते हैं वो खाना हमें जाता है, डाइजेस्ट होता है, पूरा जो प्रोसेस आप डाइजेशन का होता है आपने पढ़ा होगा, डाइजेस्ट होता है, ठीक है। स्टमक में डाइजेस्टेड पार्टिकल्स फिर आते हैं ब्लड के पास और ब्लड उन्हें देता है सेल के अंदर, ठीक है। क्या हमने पढ़ा कि भाई जो डाइजेस्टेड पार्टिकल्स होते हैं ना, जो हमने डाइजेशन हो जाएगा, पहले जो डाइजेस्टेड पार्टिकल होंगे ये जाएंगे ब्लड के पास, ठीक है, और ब्लड इन्हें प्रोवाइड करेगा सेल के पास। ब्लड कहाँ देता है? ब्लड देता है सेल को। और क्या हो रहा है? अच्छा जी, तो ब्लड कहाँ देता है? ब्लड फिर देता है सेल के पास और सेल फिर अपना काम शुरू करते हैं। तो देखें, हीटरोट्रॉफ्स में क्या हो रहा होता है कि जब डाइजेशन हो रहा होता है, जब डाइजेस्टेड पार्टिकल्स जाते हैं, तो वो डाइजेस्टेड पार्टिकल्स क्योंकि बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, यानी एक प्रोटीन गया है, सपोज प्रोटीन गया है किसके पास? सेल के पास। अब सेल क्या करेगा? उसे तोड़ेगा। सेल अमीनो एसिड्स में तोड़ना शुरू कर देगा, यानी उसने काम क्या किया? उसने काम किया बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ दिया। क्या बोल रही हूँ मैं? रिमेम्बर कि बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ दिया। तो आपने देखा था कि जो बड़ा मॉलिक्यूल था इसको छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ रहे थे, किस किस प्रोसेस में? हाइड्रोलिसिस के प्रोसेस में। हाइड्रोलिसिस के प्रोसेस में क्या हो रहा होता है कि ब्रेकिंग ऑफ पॉलीमर हो रहा होता है, यानी पॉलीमर टूट रहा होता है। तो हमारी यानी हीटरोट्रॉफ्स के अंदर, मैन के अंदर जब डाइजेशन हो जाता है, डाइजेस्टेड पार्टिकल्स ब्लड के पास जाते हैं, ब्लड उन्हें देता है सेल के पास। सेल के पास गया एक बड़ा प्रोटीन, सेल ने क्या किया? उस प्रोटीन को तोड़ा और अमीनो एसिड में कन्वर्ट किया, यानी एक बड़े मॉलिक्यूल को एक छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ा। तो हम में सबसे पहले हाइड्रोलिसिस हो रहा होता है, यानी जो बड़ा मॉलिक्यूल है वो छोटे मॉलिक्यूल में टूट रहा होता है, यानी जो पॉलीमर है वो अपने मोनोमर्स में कन्वर्ट हो रहा होता है, राइट। और विद द हेल्प ऑफ सम हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, या आप हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स पढ़ेंगे, यानी ये वो एंजाइम्स होते हैं जो हाइड्रोलिसिस के प्रोसेस में हेल्प कर रहे होते हैं, यानी जो पॉलीमर है, जो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, उसको तोड़ने में हेल्पफुल होता है। अब क्या होता है, मतलब उसके बाद क्या होता है कि जब वो अमीनो एसिड्स टूट गए, तो अब उन अमीनो एसिड से सेल कुछ बड़े मॉलिक्यूल बनाना शुरू कर देता है, यानी कुछ और चीजें बनाना शुरू कर देगा, कुछ प्रोटीन्स, दूसरे प्रोटीन्स बनाना शुरू कर देगा, या किसी और काम में उसको ग्लूकोज में जो है वो कन्वर्ट करना शुरू कर देगा। तो अब क्या हुआ कि पहले हमने देखा हाइड्रोलिसिस हो रहा था, बड़ा मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल में टूट रहा था इन हीटरोट्रॉफ्स, और उसके बाद जब वो टूट गया अमीनो एसिड, तो अब उसी से सेल वापस अगेन क्या कर रहा है कि कुछ बड़ा मॉलिक्यूल बना रहा है। सो अगर कोई छोटा मॉलिक्यूल बड़े मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो तो ऐसे प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं। तो बाद में हमारे अंदर कंडेंसेशन हो रहा होता है। तो फर्स्ट हमारे अंदर क्या हो रहा होता है हीटरोट्रॉफ्स में? पहले हाइड्रोलिसिस होती है, उसके बाद कंडेंसेशन होता है, यानी पहले मॉलिक्यूल टूट रहा होता है बड़ा मॉलिक्यूल, और उसके बाद जो टूटा हुआ मॉलिक्यूल है, जो छोटे मॉलिक्यूल्स है, उनसे बड़े मॉलिक्यूल्स बनाए जाते हैं, राइट। नाउ हीटरोट्रॉफ्स, हीटरोट्रॉफ्स हमने पढ़ लिया, सॉरी। उसके बाद ऑटोट्रॉफ्स, यानी वो एनिमल्स या वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर रहे होते हैं, लाइक प्लांट्स, ठीक है, या बैक्टीरिया। तो अब कोई भी आप कंसिडर कर लें, तो ऑटोट्रॉफ्स में क्या हो रहा होता है कि वो कुछ मोनोमर्स बना रहे होते हैं, ठीक है, जो मोनोमर्स से मुराद छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, यानी ये जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं या जो प्लांट्स या बैक्टीरिया होते हैं, ये कुछ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, कुछ छोटे 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 मॉलिक्यूल्स जो है ना, ये अपने सेल से, कुछ सेल से बना रहे होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये वाटर है, नाइट्रेट्स हैं, सल्फेट्स हैं। तो ये कुछ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो इनमें क्या होता है? इनमें सबसे पहले कंडेंसेशन होता है,
कंडेंसेशन का क्या था, कंडेंसेशन का प्रोसेस क्या था, जिसमें जो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं वो बड़े मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होंगे। अब आपको पता है कि जब ये कुछ छोटे मोनोमर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, इनके अंदर, इनके सेल के अंदर नेचुरली क्या हो रहा है कि कुछ छोटे छोटे आपने देखा इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ठीक है, जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिलेगा तो फोटोसिंथेसिस होता है। तो इसमें जो छोटे मॉलिक्यूल्स है वो बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे होते हैं, यानी इनमें ऑटोट्रॉफ्स में, प्लांट्स में, बैक्टीरिया में सबसे पहले कंडेंसेशन का प्रोसेस हो रहा होता है। उसके बाद क्या होता है कि यही जो सारे आपने देखा कि जो मॉलिक्यूल्स, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बन गए हैं, फिर उनको तोड़ा जाता है। यहाँ पे ये मिसिंग है, तो आप अपनी बुक्स में देख लीजिएगा। ऐसा कोई बात वो तो नहीं होगी जो आपको समझ ना आए, जो समझा रही हूँ वही होगी। अगर कुछ ना समझ आ रहा हो सो यू कैन कमेंट डाउन, मैं जरूर उसको क्लियर कर दूंगी, ठीक है। कोई भी वर्ड, कोई भी लाइन आपको ना समझ आए तो देखें, जब इसमें प्लांट्स में हुआ क्या है कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स पहले प्रोड्यूस कर रहे थे उनके सेल्स, उन्होंने फिर उससे बड़े मॉलिक्यूल्स बनाए, यानी कंडेंसेशन का प्रोसेस हो गया। उसके बाद वही जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हुए, अब प्लांट के अंदर जो है ना, वो क्या हो रहा है, किसी किसी चीज के लिए एनर्जी चाहिए, किसी प्रोसेस के लिए एनर्जी चाहिए, तो अब वो प्लांट या बैक्टीरिया उस बड़े मॉलिक्यूल को तोड़ेगा और उससे एनर्जी जनरेट करेगा। तो अब क्या हो रहा है, पॉलीमर, पॉलीमर कन्वर्ट हो रहा है मोनोमर में, क्योंकि बड़े बड़े मॉलिक्यूल टूट रहे हैं छोटे मॉलिक्यूल्स में। सो इसमें इसके बाद कंडेंसेशन के बाद जो प्लांट्स हैं या बैक्टीरिया हैं या ऑटोट्रॉफ्स हैं, उनके अंदर हाइड्रोलिसिस हो रही होती है। सो दिस इज इट। और इस पैराग्राफ में बस यही बताया गया है कि जो हीटरोट्रॉफ्स हैं, जो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, उनमें पहले हाइड्रोलिसिस होती है, क्योंकि डाइजेशन के बाद डाइजेस्टिव पार्टिकल्स जाते हैं ब्लड के पास, ठीक है, फिर वो उन्हें सेल के पास भेजता है, और जो बड़े मॉलिक्यूल है वो छोटे मॉलिक्यूल में टूटते हैं। उसके बाद उन्हीं छोटे मॉलिक्यूल से कोई बड़ा मॉलिक्यूल बनाया जाता है फॉर अदर पर्पसेस, तो उसके बाद कंडेंसेशन होती है। बट इन ऑटोट्रॉफ्स पहले से ही जो सेल्स हैं वो कुछ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बना रहे होते हैं, उन छोटे मॉलिक्यूल से बड़ा मॉलिक्यूल बनता है, उस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं। और बाद में उन्हीं बड़े मॉलिक्यूल को तोड़ तोड़ के एनर्जी जनरेट की जाती है, ताकि डिफरेंट जो मेटाबॉलिक प्रोसेस हैं वो हो सकें, और उसके बाद इनमें कंडेंसेशन के बाद हाइड्रोलिसिस हो रही है। दिस इज इट, ठीक है। आई होप यहाँ तक सब क्लियर होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे, जो आगे के रिमेनिंग टॉपिक्स है उनको कवर करेंगे।